हेलो दोस्तों, सारणीबद्ध सामान्य अध्ययन की 9वीं क्लास में आपका स्वागत है। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कनिष्क के दरबार में संरक्षित जो विद्वान थे वहां तक कवर कर लिया था। और आज हम लोग गुप्त शासक और उनकी उपाधियों वाली जो टेबल है वहां से स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत अलर्ट हो जाइए और इन क्लासेस को बहुत अच्छी तरीके से देखिए आप लोग, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूं कि यहाँ से आपको, अगर आप इन क्लासेस को और जो ये किताब है इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़कर यूपीपीसीएस, आरओ, बीपीएससी, अभी जो एमपीपीसीएस होने वाला है उन परीक्षाओं में अगर शामिल होने जा रहे हैं तो यहाँ से आपको 50 से 60 क्वेश्चन कोर जीएस के देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बाद बाकी एक चीज मैं फिर याद दिला दूं कि जो भी मैं एडिशनल पॉइंट बताता हूं वह आप अपनी जो किताब है उसमें नोट कर लिया करिए ताकि आपको आगे रिवीजन करने में आसानी रहे। तो क्लास को करते हैं स्टार्ट। बाद बाकी आप लोग कह रहे हैं थोड़े से लंबे सेशन लिया करिए, तो वहां पर जब भी मैं लंबे सेशन लेता हूं तो बहुत बार क्या होता है कि स्टूडेंट क्लास को देखते नहीं है पूरा, ठीक है। तो मैं तो लंबे सेशन लेने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप उनको पूरा देखें तभी जो मेरी मेहनत है वो सार्थक होगी। बाद बाकी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है, देखो ये क्लासेस नो डाउट बहुत अच्छी हैं, तो जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके मित्र हैं, उनको इन जो वीडियोस हैं इनको जरूर शेयर किया करिए उनको, ताकि इन वीडियोस का लाभ उनको भी मिल सके, ठीक है। तो चलिए अब क्लास को कर देते हैं स्टार्ट, ठीक है। गुप्त शासक होगा यहां पे और उनकी उपाधियां, ठीक है। तो आप लोग एक चीज और, थोड़ा सा जब इतिहास पढ़ते हैं तो क्रम को ध्यान रखा करिए, जैसे कि पहले मौर्य थे, ठीक है, फिर मौर्योत्तर काल में आप देखेंगे तो सातवाहन थे, ठीक है, जैसे कनिष्क था तो ये कुषाण शासक थे। तो जब कुषाण शासक कमजोर हुए और सातवाहनों का अंत हुआ तो फिर गुप्त जो शासक थे वह सत्ता में आए, ठीक है। तो जो गुप्त थे ये कुषाणों के यहाँ सामंत थे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा चुका है। जो गुप्त शासक थे वो गुप्त शासन से पहले कुषाणों के यहाँ क्या थे, सामंत थे, ठीक है। और कुषाण शासक जो सबसे प्रसिद्ध था वह कौन था, कनिष्क था, ठीक है। और ध्यान रखना इनका जो आरंभिक क्षेत्र था गुप्तों का वो कहां पर था, वो बिहार और उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार और उत्तर प्रदेश गुप्तों का प्रारंभिक क्षेत्र था, क्योंकि यह क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है कि गुप्तों का प्रारंभिक क्षेत्र कौन सा था, तो वह उत्तर प्रदेश और बिहार था। गुप्त कुषाणों के यहाँ सामंत थे, और ये भी कहा जाता है कि जो गुप्त थे वो वैश्य थे वर्ण व्यवस्था में, ठीक है। वर्ण व्यवस्था के हिसाब से भी देखा जाए तो गुप्त कौन थे, ये वैश्य थे। अब हम लोग देखते हैं कि प्रमुख गुप्त शासक और उनकी जो उपाधियां हैं। बाद बाकी यहाँ से बहुत सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो कि जानने लायक है, तो बहुत अलर्ट होकर इस टेबल को देखिए, यहाँ से हर बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं ये प्रमुख गुप्त शासक हैं। इनके बीच में भी कुछ शासक हुए हैं, उनका पढ़ाई की दृष्टि से, मतलब अपने एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है। क्रम में भी लगाने के लिए पूछा जाता है तो इम्पोर्टेंट शासक ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे श्रीगुप्त की। तो ध्यान रखना जो श्रीगुप्त है वह गुप्त वंश का कौन था, संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था जिसने कि महाराज की उपाधि धारण की थी, ठीक है। फिर यहां पर आप अगला शासक देख रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम, लेकिन ध्यान रखना श्रीगुप्त के बाद इसका एक पुत्र था घटोत्कच, ठीक है। वह गुप्त शासक बना था, लेकिन ये हम लोगों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन फिर भी मैंने आपको एक फैक्ट बता दिया कि श्रीगुप्त के बाद सत्ता पर इसका पुत्र घटोत्कच बैठा था, और घटोत्कच के बाद
गुप्त शासक बना चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, अब जो ये चंद्रगुप्त प्रथम है, इसको गुप्त शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, श्रीगुप्त ने गुप्ता वंश कह लें या गुप्त वंश कह लें, इसकी स्थापना की थी, लेकिन गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक है वह कौन माना जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, और एक चीज यहां से ध्यान रखना, लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों अलग अलग लोग हैं। जो चंद्रगुप्त प्रथम है वह गुप्त शासक है, जो कि गुप्त शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह मौर्य वंश का संस्थापक है। ठीक है, जिसने कि घनानंद को हराकर मगध की सत्ता पर मौर्य शासन को स्थापित किया था। ठीक है, इनका कार्यकाल भी थोड़ा सा देख लीजिए। 319 ईस्वी से 350 ईस्वी तक चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश के अंतर्गत शासन किया। उपाधि इसने धारण की थी महाराजा धीराज की। ठीक है, बाद बाकी चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत भी स्टार्ट किया था, और कब ये था? ये था 319 ईस्वी। ठीक है, 319 ईस्वी में ही इसका जो क्या बोले राज्य तिलक हुआ था। ठीक है, तो इसी डेट को इसने गुप्त संवत भी स्टार्ट किया था। ठीक है, अगला जो शासक आप देख रहे हैं वह है समुद्रगुप्त। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा कार्यकाल देख लीजिए। 350 ईस्वी से 375 ईस्वी तक। अब इसने कई सारी उपाधियां धारण की, या फिर इसको कई सारे नाम दिए गए, जैसे कि परम भागवत, ठीक है, अश्वमेघ पराक्रम, कविराज, भारत का नेपोलियन और पृथ्व्या प्रथम वीर। ठीक है, भारत का नेपोलियन इसे कहा था किसने? विंसेंट स्मिथ ने। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। बाद बाकी आप देखेंगे कि ज्यादातर जो गुप्त शासक थे वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, क्योंकि ये जो भी गुप्त शासक थे वह भागवत धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, किस धर्म को मानने वाले थे? भागवत धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, इसीलिए ये लोग परम भागवत उपाधि धारण करते थे। बाद बाकी समुद्रगुप्त की और भी उपाधियां देख लीजिए। अश्वमेघ पराक्रम सारी पूछी जा चुकी हैं। कविराज, भारत का नेपोलियन जो कि विंसेंट स्मिथ के द्वारा दी गई, और पृथ्व्या प्रथम वीर। ठीक है, बाद बाकी समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। किसमें देखने को मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में, जिसे कि आप इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का जो उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में देखने को मिलता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? तो ये है हरिसेन। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन है? हरिसेन है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में ही रहता था। ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, और प्रयाग प्रशस्ति का जो रचयिता है वो कौन है? हरिसेन है। ठीक है, एक फैक्ट यहां से मैं आपको और बता दूं कि समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम हमें मिलता है एरण अभिलेख से। ठीक है, एरण अभिलेख के बारे में आपने सुना होगा, जो कि मध्य प्रदेश के सागर जिले से मिला है। ठीक है, एरण अभिलेख कहाँ से मिला है ये भी पूछा जाता है, मध्य प्रदेश के सागर जिले से, और इसी में समुद्रगुप्त की पत्नी का उल्लेख मिलता है। बात बाकी एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है कि किस अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं? तो वो मिलते हैं किससे?
एरड़ अभिलेख से ही, ध्यान रखना, सती प्रथा के जो साक्ष्य हैं वो एरड़ अभिलेख से मिलते हैं और एरड़ अभिलेख में ही समुद्रगुप्त की पत्नी का उल्लेख है। ठीक है, तो ये समुद्रगुप्त के संदर्भ में कई फैक्ट आप लोगों ने देखे, इन सभी को तुरंत आप अपनी पुस्तक में नोट कर लिया करिए। बाद बाकी जिसके पास ये किताब नहीं है तो 6387071919 पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके तुरंत ये किताब अपने घर पर मंगवा सकते हैं। तो श्रीगुप्त हो गया, फिर चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, फिर समुद्रगुप्त हो गया। अब हम लोग बात करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की। ठीक है, तो इसके कार्यकाल को देखिए पहले, कब, 375 ईस्वी से 415 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी उपाधियों को देखिए, विक्रमादित्य, सकारी और विक्रमांक और परम भागवत। तो परम भागवत इसने भी उपाधि धारण की और देखेंगे इसने भी उपाधि धारण की। कारण मैंने बताया था कि जो गुप्त शासक थे वो भागवत धर्म को मानने वाले थे। ठीक है, अब देखो चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो ये सकारी उपाधि धारण की थी, ये इसलिए धारण की थी क्योंकि इसने शकों को पराजित किया था। ठीक है, शकों को पराजित किया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, इसीलिए इसको सकारी उपाधि दी गई। और ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय गुप्त जो साम्राज्य था वह अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, तो ध्यान रखना, गुप्त जो साम्राज्य था वो अपने शीर्ष पर या अपने चरमोत्कर्ष पर किसके काल में था? वह था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम था, वह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, लेकिन जिस समय गुप्त वंश सबसे ज्यादा क्या बोले मजबूत था या शीर्ष पर था, तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। ठीक है, बाद बाकी एक चीज मैं और बता दूं, समुद्रगुप्त के बाद सीधा चंद्रगुप्त द्वितीय शासक नहीं बना था, बल्कि इसके बीच में एक रामगुप्त शासक आया था। ठीक है, तो रामगुप्त शकों से हार गया, लेकिन उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित करके फिर से जो गुप्त शासन था उसको कंटिन्यू किया। ठीक है, बाद बाकी ध्यान रखना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रम संवत भी चलाया था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत, कंफ्यूज नहीं हुई, चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था गुप्त संवत और चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था विक्रम संवत। इसीलिए इसको विक्रमांक भी कहा जाता है। सकारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि शकों को पराजित किया, और चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में गुप्त जो साम्राज्य था वह अपने चरमोत्कर्ष पर था। ठीक है, अब अगला जो शासक है वो है कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त के अगर हम लोग शासनकाल को देखें तो यह है 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी उपाधियों को देखिए तो महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेघ। ठीक है, तो इसकी उपाधियां ध्यान कर मतलब याद कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र तथा महेंद्र अश्वमेघ। ठीक है, बाद बाकी यहां पर ध्यान रखना, जो कुमारगुप्त था इसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यही है कि कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो कि बौद्ध शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। बाद बाकी आप देखेंगे तो नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान भी कहा जाता है। नालंदा विश्वविद्यालय को क्या कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ठीक है, तो कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। बहुत बार पूछा जा चुका है और यह भी पूछा जा चुका है कि नालंदा को
ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। बाद बाकी आपको पता होगा कि नालंदा बिहार के नालंदा जिले में ही है और इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। महायान आपको पता होगा ये बौद्ध धर्म की एक शाखा है। जब चतुर्थ बौद्ध संगति में जो कि कनिष्क के काल में हुई थी, तो जो बौद्ध धर्म था वह हीनयान और महायान दो भागों में विभाजित हो गया था। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो मोस्टली महायान शाखा के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसीलिए इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुमारगुप्त के बारे में बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं स्कंद गुप्त के बारे में। तो इसके कार्यकाल को थोड़ा सा देखिए। तो इसका कार्यकाल है 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक। ठीक है, इसकी उपाधि देखिए विक्रमादित्य है। अब कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और इसने भी विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, भारत में जो पहला हूण आक्रमण हुआ था, जो भारत में पहला हूण आक्रमण हुआ था वह स्कंद गुप्त के काल में ही हुआ था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना, पहला हूण आक्रमण जो हुआ था वह स्कंद गुप्त के काल में ही हुआ था। ठीक है, और इसने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, बाद बाकी ये भी पूछा जाता है कि हूण आक्रमण किस प्रसिद्ध नेता, मतलब हूण आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हूणों का नेता था तोरमाण। ठीक है, हूणों का नेता कौन था? तोरमाण। शायद ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि भारत में आक्रमण के समय हूणों का प्रमुख नेता कौन था? तो ये था तोरमाण। बाद बाकी ध्यान रखना, ये जो हूण थे ये अफगानिस्तान के पास के थे। ठीक है, इनका क्षेत्र भी अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना, हूण अफगानिस्तान के पास के थे और पहला हूण आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में ही हुआ था और स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग गुप्त वंश के अंतिम शासक की बात करें तो यह विष्णुगुप्त तृतीय था। ठीक है, तो ये पूरे गुप्त शासक हो गए और उनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो आप लोगों ने देखे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और बहुत सी एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो इनको आप अपनी पुस्तक में लिख लीजिए। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछा है कि जो दक्षिण भारत के समकालीन शासक थे किसके? समुद्रगुप्त के, उनके संदर्भ में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि कौन कौन से दक्षिण भारत के शासक थे जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन थे। तो हम लोग कुस्तलपुर की बात करें तो यहाँ का शासक कौन था? धनंजय। एज इट इज क्वेश्चन मिलान के लिए पूछा गया था, ऐसी ही टेबल आपके सामने है, तो याद करिए ये जो शासक हैं ये समुद्रगुप्त के समकालीन हैं। ठीक है, कहाँ के? दक्षिण भारत के। तो यहाँ पर देखिए कुस्तुलपुर जो दक्षिण भारत में था वहाँ का शासक धनंजय था। अवमुक्त की बात करें तो यहाँ का शासक नीलराज था। पालक्का की बात करें तो यहाँ का शासक उग्रसेन था और कांची की बात करें तो यहाँ का शासक विष्णुगोपा था। तो ये 4 दक्षिण भारत के राज्य थे जहाँ के आपने शासक देखे जो कि समुद्रगुप्त के समकालीन थे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। उसके बाद आगे जो आपकी टेबल है वह है चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार के 9 रत्न। यहां से तो खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसके समय की गुप्त साम्राज्य अपने शीर्ष पर था, तो इसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। जैसे कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, ठीक उसी तरीके से चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी 9 रत्न थे। ठीक है, अब इनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कालिदास की, तो ये कौन थे? ये महाकवि थे। ठीक है, इनकी रचनाओं की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग सारी प्राचीन कालीन रचनाएं देखेंगे तो वहां पर इनकी रचनाओं का भी उल्लेख आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ इतना समझने की जरूरत है कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है। एक तो सीधा पूछ लेगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने रत्न या फिर कितने विद्वान रहते थे? 9। ठीक है,
उसके बाद और क्या पूछा जा सकता है, यहाँ से नाम उठा लेगा और कहीं वो कनिष्क के दरबार वाले विद्वान के नाम उठा लेगा और फिर आपसे कंफ्यूज करके पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित हैं या फिर निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के दरबार से संबंधित हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे बन सकता है। बाद बाकी क्वेश्चन यहाँ से मिलान के लिए भी बन सकता है कि जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के 9 रत्न थे ये किस क्षेत्र से संबंधित थे। जैसे कि कालिदास महाकवि थे, धन्वंतरी की बात करें तो ये महान चिकित्सक थे। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए, आपको बहुत अलर्ट होकर समझ के पढ़ना है, तो कोई भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। तो धन्वंतरी कौन थे, ये महान चिकित्सक थे। ठीक है, धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय। और चरक की हम लोगों ने जो बात की थी, ये भी आयुर्वेदाचार्य थे, यानी कि ये भी एक बहुत महान चिकित्सक थे जो कि कनिष्क के दरबार में थे। तो धन्वंतरी हो गए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में और चरक हो गए कनिष्क के दरबार में। उसके बाद अगले हैं वराहमिहिर, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये प्रमुख खगोल विज्ञानी थे। ठीक है, अमर सिंह की बात करें तो ये कोषकार थे। ठीक है, उसके बाद शंकु की बात करें तो ये वास्तुकार थे। शंकु आप देखते हो आज कौन नाम से आप मैथ में पढ़ते हैं, तो उस समय शंकु एक विद्वान थे जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और यह कौन थे, वास्तुकार थे। घटकरपर की बात की जाए तो ये एक कूटनीतिज्ञ थे। बेताल भट्ट की बात की जाए, बहुत बार पूछा जा चुका है, बेताल भट्ट किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे और यह एक जादूगर थे। ठीक है, वररुचि की बात की जाए तो ये व्याकरण थे, यानी कि इनको व्याकरण का ज्ञान था। क्षणपक की बात की जाए तो यह एक ज्योतिष थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के 9 रत्न हो गए और ये किस क्षेत्र से संबंधित थे ये आप लोगों ने देखा। बहुत अच्छी तरीके से इस टेबल को याद करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखो अगली जो टेबल है वो आपके सामने है गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राचीन काल के अंतर्गत या फिर आप देखेंगे मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत भी जो महत्वपूर्ण शासक वंश थे उनके प्रशासन से लेके हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राचीन इतिहास में देखें तो चाहे वो मौर्य वंश हो चाहे वो गुप्त वंश हो, यहाँ का जो प्रशासन है, जो इनके अधिकारी हैं, जो इनके प्रशासन में प्रयोग होने वाली शब्दावली है, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक इसी तरीके से जब हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ से भी देखेंगे जो सल्तनत कालीन प्रशासन था या फिर जो मुगल कालीन प्रशासन था, जो उनके अधिकारी थे, जो वहाँ पे प्रयोग की जाने वाली शब्दावली थी। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन यूपी पीसीएस और जो भी अन्य हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस है खूब क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन टॉपिक्स को जरा ध्यान से देखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं गुप्तकालीन अधिकारी और उनके विभाग की। ठीक है, तो इनको हम लोग ठीक उसी तरीके से पढ़ेंगे जैसे कि मौर्यकालीन अधिकारियों को पढ़ा था। तो गुप्त काल में जो सेनापति होता था उसे बोलते थे महाबलाधिकृत। गुप्त काल में सेनापति को क्या बोला जाता था, महाबलाधिकृत। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें गुप्त काल में जो न्यायाधीश होता था उसको बोलते थे महादंड नायक। युद्ध एवं शांति का जो मंत्री होता था गुप्त काल में उसे बोलते थे संधि विग्रहिक। ठीक है, अब देखो इनको याद करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे कि न्यायाधीश होता है तो न्यायाधीश क्या देता है, दंड देता है, किसी को सजा सुनाता है, तो महादंडा नायक। युद्ध एवं शांति का मंत्री, अब शांति कैसे होती है, युद्ध के दौरान जब कोई संधि होती है तो संधि विग्रहिक। ठीक है, इस तरीके से आप अपना एक खुद का कॉन्सेप्ट बना के, मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक्स पर भरोसा नहीं करता हूँ, ना ही आपका भरोसा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप एक ऐसे एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं, चाहे मैं यूपी पीसीएस की बात करूं चाहे बीपीएससी की बात करूं, जिसमें कॉन्सेप्ट का भी एक अपना रोल होता है। बाद बाकी ये कोई ऐसे एग्ज़ाम नहीं है कि एक पेपर आपने टिक मार्क करके निकाला और आप अधिकारी बन गए। आपको भी पता है मेंस में आपको बहुत बड़े प्रोसेस से गुजरना है जहाँ पर कॉन्सेप्ट एक अपना अलग रोल प्ले करता है। ठीक है,
तो मैं ट्रिक के भरोसे नहीं चलता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं कि फैक्ट को याद करने के लिए हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि न्यायाधीश होता है तो वो दंड देता है तो महादंडानायक हो गया। युद्ध एवं शांति का मंत्री, तो युद्ध में जब शांति होती है तो कैसे होती है, संधि के माध्यम से, तो संधि विग्रहिक। ठीक है। पुलिस विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है वो दंडपाशिक। ठीक है। राजकोष का अधिकारी भंडागाराधिकृत। अब राजकोष मतलब जहां पर कि महाभंडार होता है तो भंडागाराधिकृत हो गया। ऐसे करके आप कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। अगला देखिए, शिक्षा एवं धर्म संबंधी अधिकारी, तो विनय स्थिति स्थापक। ठीक है। सीमा शुल्क या भू कर का जो अधिकारी होता था उसे गुप्त काल में कहते थे सौल्किक। ठीक है। भूमि कर संग्रह अधिकारी जो होता था गुप्त काल में उसे बोलते थे ध्रुवाधिकरण। ठीक है। भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करने वाला जो अधिकारी होता था इसको गुप्त काल में बोलते थे न्यायाधिकरण। रसद की व्यवस्था करने वाला जो अधिकारी होता था, रसद मतलब राशन, तो उसको बोलते थे रण भंडागारिक। ठीक है। उसके बाद लेखा विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था गुप्त काल में उसे बोलते थे महाछपटलिक। ठीक है। राज प्रसाद से संबंधित विषयों की देखभाल करने वाला जो अधिकारी होता था उसे बोलते थे महाप्रतिहार। ठीक है, तो ये गुप्त कालीन अधिकारी हो गए। और यहाँ से क्वेश्चन सीधा सीधा मिलान के लिए पूछा जाता है बहुत बार कि एक तरफ आपको ये दे देगा और एक तरफ गुप्तकालीन अधिकारी, तो अधिकारी और विभाग में मिलान के लिए हो जाएगा। बाद बाकी सीधा सीधा वन लाइनर भी बन सकता है कि गुप्त काल में लेखा विभाग का सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते थे, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से टेबल को याद कीजिए। अब देखो गुप्तकालीन प्रमुख कर, तो गुप्त काल में जो कर थे उनके संबंध में जो शब्दावली प्रयोग होती थी वहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर आपको याद रखने की भी जरूरत है सीधा सीधा, जैसे कि राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर गुप्त काल में क्या कहलाता था, इस तरीके से भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। भूमि उपज पर जो कर लगता था उसको बोलते थे क्या, भाग। और यह जो कर होता था यह कुल उपज का 1/6 भाग होता था। तो भूमि उपज पर जो कर लगता था उसको गुप्त काल में कहते थे भाग, और यह कुल उपज का 1/6 भाग होता था। ठीक है, इसको याद रखना ये जो आंकड़ा है, क्योंकि ये पूछा जा चुका है। अब गुप्त काल में जो राजा को प्रतिदिन दैनिक वस्तुओं के रूप में दिया जाने वाला कर था उसको बोलते थे क्या, भोग। ठीक है, गुप्त काल में स्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला जो भूमि कर था उसको बोलते थे उद्रग। ठीक है, उसके बाद अस्थायी कृषकों पर लगाया जाने वाला जो भूमि कर था उसको बोलते थे उपरी कर। ठीक है, सिंचाई कर को गुप्त काल में क्या कहते थे, विदक भागम या फिर उदक भाग। ठीक है, ये पूछा जा चुका है। सिंचाई कर को गुप्त काल में दो नामों से जाना जाता था, एक विदक भागम या फिर उदक भाग। अन्न के रूप में जो कर दिया जाता था इसको गुप्त काल में मेय बोला जाता था। नगद कर जो होता था इसको गुप्त काल में हिरण्य बोला जाता था। ठीक है, नगद कर को गुप्त काल में हिरण बोला जाता था। और सीमा विक्री की वस्तुओं आदि पर लगाया जाने वाला जो कर था इसको गुप्त काल में शुल्क बोलते थे। तो यहां से ये पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है, ये और ये 4 कर यहां से पूछे जा चुके हैं। बाद बाकी भी अन्य किसी परीक्षाओं में जरूर पूछे गए होंगे, लेकिन पीसीएस परीक्षाओं में मैंने देखा है इन 4 के संदर्भ में क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, अब देखो गुप्त काल में भूमि के प्रकार। तो गुप्त काल में कुछ भूमियां थीं जिनको विशेष नामों से जाना जाता था, जैसे कि जो खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती थी इसे गुप्त काल में क्या कहते थे, क्षेत्र कहते थे। ठीक है, गुप्त काल में वास करने वाली जो भूमि होती थी या वास करने योग्य जो भूमि होती थी इसको बोलते थे वास्तु।
जो भूमि जोती नहीं जाती थी उसे गुप्त काल में बोलते थे खिल। ये पूछा जा चुका है, ठीक है। गुप्त काल में जो भूमि जोती नहीं जाती थी इसको गुप्त काल में क्या कहते थे? खिल कहते थे। इसके बाद पशुओं के चारा योग्य जो भूमि होती थी इसे गोचर बोलते थे, ठीक है। पशुओं के चारा योग्य जो भूमि होती थी इसे क्या बोलते थे? इसे गोचर बोलते थे, और ये पूछी जा चुकी है, ठीक है। बाद बाकी बिना जोती गई जो जंगली भूमि होती थी गुप्त काल में इसको बोलते थे अप्रहत, ठीक है। इसको भी पूछा जा चुका है। तो गुप्त काल में जो बिना जोती गई जंगली भूमि होती थी इसको अप्रहत बोला जाता था। बाद बाकी ध्यान रखना, दो चीजें आपको एक जैसी लग सकती हैं, बिना जोती गई जंगली भूमि और जो भूमि जोती नहीं जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर जंगली का फर्क है, जहाँ पर जंगली शब्द आपको दिख जाए तो अप्रहत, और सीधा अगर लिख के पूछ लिया जाए कि जो भूमि गुप्त काल में जोती नहीं जाती थी तो वो हो जाएगी खेल, ठीक है। तो ये गुप्त काल में भूमि के कुछ प्रमुख प्रकार थे, इनको आप लोगों ने देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, जिसमें कि हम लोग प्रमुख गुप्तकालीन मंदिरों की बात करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग जितने भी भारत के मंदिर हैं उनको एक साथ अभी पढ़ेंगे, जब इसी में आप देखेंगे, क्योंकि प्राचीन इतिहास में कला एवं संस्कृति भी जुड़ी हुई होती है। तो कला एवं संस्कृति में जब हम लोग स्थापत्य कला की बात करते हैं तो जितने भी स्तूप हैं, विहार हैं, स्तंभ हैं और जो गुफाएं हैं, जो मंदिर हैं, उनका अध्ययन भी हम लोग अभी इसी थोड़ी ही देर में करने वाले हैं, ठीक है। वो आगे ही कहीं टेबल आने वाली होंगी, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हम लोग गुप्त काल की बात कर रहे थे तो यहाँ पर हम लोगों ने गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर को एक टेबल में दे दिया है, ताकि आपको काल के विषय में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि बहुत बार सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि कौन सा मंदिर गुप्तकालीन है, या फिर कौन सा मंदिर, मतलब किसी भी शासक वंश से उसको कनेक्ट करके पूछा जा सकता है। तो प्रमुख गुप्तकालीन मंदिर की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि अपने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये ध्यान कर लीजिए कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, भीतरगांव का मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और नचना कुठारा का पार्वती मंदिर, ये पांचों मंदिर प्रसिद्ध गुप्तकालीन मंदिर हैं। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 3 उठा के ये दे देगा और 2 कहीं और से डाल देगा और फिर पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन मंदिर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ऐसे करके भी थोड़ा सा आप लोग सोचा करिए। अब देखो, देवगढ़ का दशावतार मंदिर की बात हो गई, यह उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। भीतरगांव का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में है, ठीक है। तिगवा का विष्णु मंदिर की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में है। भूमरा का जो शिव मंदिर है वह मध्य प्रदेश के सतना में है। और नचना कुठारा का जो पार्वती मंदिर है वह मध्य प्रदेश के पन्ना में है। तो 3 मध्य प्रदेश में हो गए और 2 उत्तर प्रदेश में, ठीक है। बाद बाकी इन मंदिर के संदर्भ में बहुत ज़्यादा आपको जानना नहीं है, बस इनकी अवस्थिति के संदर्भ में याद कर लीजिए कि कहाँ पर हैं। दूसरा, इन मंदिर के नाम इस तरीके से आपको याद होने चाहिए कि ये वास्तव में गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख राजवंशों के बारे में, ठीक है। तो मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, ऐसे ही गुप्त काल, फिर गुप्तोत्तर काल। तो गुप्त काल जो विष्णुगुप्त तृतीय था उसके शासनकाल में उसकी समाप्ति हो गई। फिर बहुत से अन्य राजवंशों का उदय हुआ, जैसे कि बात करें मैत्रक। तो मैत्रक जो वंश था इसका स्थान कहाँ पर था? गुजरात के वल्लभी में, ठीक है। वल्लभी से आपको याद होना चाहिए, एक वल्लभी विश्वविद्यालय था जो कि बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तो उसी गुजरात के वल्लभी में गुप्तोत्तर काल में मैत्रक राजवंश का उदय होता है, जिसका संस्थापक होता है भट्टारक, ठीक है। और प्रमुख शासक की बात करें मैत्रक वंश के तो भट्टारक, धरसेन, ध्रुवसेन प्रथम, ये मैत्रक वंश के प्रमुख शासक थे। उसके बाद मौखरी वंश, ठीक है। मौखरी वंश कहाँ पर था? ये कन्नौज में था। इसका संस्थापक कौन था? हरिवर्मा।
और प्रमुख शासक की बात करें तो हरिवर्मा, ईशान वर्मा और सर्ववर्मा। ठीक है। पुष्यभूति या फिर वर्धन वंश की बात करें, ये कहाँ पर था, ये हरियाणा के थानेसर वाले क्षेत्र में था और इसका जो संस्थापक था वह पुष्यभूति ही था और इसका जो प्रमुख शासक था वो हर्षवर्धन था। सबने सुना होगा हर्षवर्धन के बारे में। ठीक है। और कौन था, पुष्यभूति था और राजवर्धन था। तो ध्यान रखना जो हर्षवर्धन है वो पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश का प्रमुख शासक था। चंद्रवंश या फिर गौड़ वंश की बात करें तो यह कहाँ पर था, यह बंगाल में था और इसका संस्थापक कौन था, शशांक था और शशांक ही इसका एकमात्र प्रमुख शासक था। ठीक है। बाद बाकी शशांक के संदर्भ में एक फैक्ट ध्यान रखना, जिस बट वृक्ष के नीचे या फिर बट वृक्ष या फिर पीपल वृक्ष के नीचे जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी उसे इसी शशांक ने कटवा दिया था। ठीक है। बाद में वहां पर फिर से जो वृक्ष आप आज देखते हैं बोध गया के अंतर्गत वह अलेक्जेंडर कनिंघम ने वहां पर लगाया है, जो कि पूरी तरीके से संरक्षित है। तो ये गुप्तोत्तर कालीन प्रमुख राजवंश हो गए। इनका थोड़ा सा क्रम याद कर लेना और कहां पर ये थे, संस्थापक कौन थे और प्रमुख शासक कौन थे। ठीक है। इनको थोड़ा सा देख लीजिए। बाद बाकी यहाँ से बहुत सारी चीजें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन हाँ हर्षवर्धन के संदर्भ में बहुत सी चीजें पूछी जाती हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं संगम कालीन वंश की। तो संगम कालीन वंश की बात करें तो यहाँ से आपका दक्षिण भारत का जो इतिहास है वह स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। तो संगम कालीन जब आप वंशों की बात करते हैं तो तीन वहां पर शासक वंश या फिर राजवंश आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, चोल, चेर और पांड, ये तीनों प्रमुख संगम कालीन वंश थे। और अब हम लोग देखेंगे कि इनके संस्थापक कौन हैं, इनकी अवस्थिति कहां पर थी और इनकी राजधानी कहां थी। तो चोल वंश की बात करें तो यह इसका जो संस्थापक था वह कौन था, विजयालय चोल। ठीक है। और चोल जो सत्ता थी उसकी जो अवस्थिति थी वो कहाँ पर थी, पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच में। ठीक है। पेन्नार तथा वेल्लारू नदियों के मध्य चोल जो राज्य था वह अवस्थित था। इसकी राजधानी की बात करें तो तंजौर, उरैयूर और गंगैकोंडचोलपुरम। ठीक है। तीन इसकी राजधानियां हैं, इनको याद कर लीजिए, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। ठीक है। चेर राज्य की बात करें तो इसका जो संस्थापक था वह उदिन जेरल अथान था। ठीक है। बड़ा अजीब सा नाम है, उदिन जेरल अथान था और इसकी अवस्थिति कहाँ पर थी, इसकी अवस्थिति थी केरल में। ठीक है। और बांजी और करैयूर चेरों की राजधानी थी। ठीक है। पांड राज्य की बात करें तो इसका जो संस्थापक था वो मारवर्मन सुंदर प्रथम था और यह कहाँ पर था, यह कावेरी के दक्षिण में। ठीक है। कावेरी नदी आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। तो उसी के दक्षिण में उसी के मतलब कावेरी नदी के दक्षिण में पांडराज था और इसकी राजधानी क्या थी, मदुरै। ठीक है। तो ये आपके संगमकालीन वंश हो गए। अब देखो चोल कालीन गांवों में गतिविधियों की देखभाल हेतु कुछ कार्यकारिणी समितियां थीं जिनको वरीयम कहा जाता था। ठीक है। तो एक क्वेश्चन शायद आरओ में ये पूछा गया है कि हर समिति का एक विशेष नाम होता था, तो उसके संदर्भ में ही क्वेश्चन बना है। जैसे कि उद्यान प्रशासन समिति जो चोलकालीन गांवों में होती थी उसको टोट्टवरियम कहते थे। वार्षिक समिति जो चोलकालीन गांवों में होती थी उसको संवत्सरवरियम कहते थे। तालाब समिति जो चोलकालीन गांवों में होती थी उसको एरीवरियम कहते थे और स्वर्ण समिति जो होती थी उसको पौनवरियम कहते थे। तो ये चोलकालीन गांवों में गतिविधियों की देखरेख हेतु चार प्रमुख समितियां थीं। तो इनको याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा जा चुका है। तो अब हम लोग आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं और फिर इसके आगे हम लोग जो संगम सम्मेलन 3 हुए थे पांड राज्यों, पांड शासकों के अधीन, उनको थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है। और वहां से फिर आगे बढ़ेंगे।
तो आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप अपनी किताब में इनको बहुत अच्छी तरीके से लिख रहे होंगे और बार बार इस किताब का रिवीजन कर रहे होंगे। तो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।